ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की इकॉनमी पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। 2 मिलियन रियाल का $1 मिल रहा है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि टोटली ईरान जो है वो कोलैप्स हो चुका है। और उसका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें वो बताएगा कि एग्जैक्टली ईरान के साथ वो क्या करने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। तमाम लेवरेजेस इस्तेमाल करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स, ये दिखाने के लिए कि जी हम ईरान को शिकस्त दे सकते हैं। आज जरा इन बातों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ और भी चीजें हो रही हैं। 24 अगस्त की रात को आपके साथ मौजूद हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब यहां पे आए हुए हैं। मक्का मुआहदे की कल बातें हो रही थी, मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मली ईरान को कोई इन्विटेशन अभी तक नहीं मिला, वो बात भी कंफर्म हो चुकी है। साथ ही साथ जालियां भी लगाई जा रही हैं यूएई के अंदर, जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनके इर्द गिर्द। सऊदी अरब के टैंकरों के साथ बड़ा मसला बना हुआ है, वो भी जरा डिस्कस करेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, कौन सी नई सैंक्शंस आ सकती हैं, ये भी डिस्कस कर लेंगे जी। और पूरी ट्रिजेक्टरी कहां जा रही है, क्योंकि ईरान ने अब कह दिया है कि जी कोई भी अगर साथ देता है डोनाल्ड ट्रंप का तो हमारा दुश्मन होगा। इस बात का मतलब क्या है, आगे क्या हो सकता है, डिस्कस करेंगे। पहले अगर बात करें ईरान के हालात की, तो जाहिर सी बात है, आज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, सब यही बोल रहे थे कि जी ईरान के अंदर इकोनॉमी का हाल ये है कि 2 मिलियन रियाल का $1 मिल रहा है। अब जबकि हमारे सामने जो ईरान में लोग बैठे हुए हैं उनके सामने भी खबरें आ रही हैं कि 30,000 टन की जरूरी जो अशराफियात हैं, जो चीजें हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तेहरान में। ये हेड ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बयान आया है कि लोगों को बांटी गई हैं ये चीजें। الان روزانه بیش از 1700 تن مرغ برای استان تهران داره تامین میشه و به همین میزان هم داره توزیع میشه. گوشت قرمز روزانه بین 500 تا 600 تن در ایام و مناسبت‌های خاص خب متغیر هست. میانگین 500 تن در روز داره توزیع انجام میشه در سطح استان تهران. خب بخشی از نیازها از طریق کشتارگاه‌های ما داره تامین میشه و بخشی از نیاز استان هم از سایر استان‌ها داره تامین میشه. ईरान के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं हिम्मती, उन्होंने कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई करेंसी प्रोवाइड करने में, कोई मसला ही नहीं है एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करने में या फार्मेसी के आइटम्स को प्रोवाइड करने में। مشغول فعالیت هستیم. ما در حوزه کلا مواد غذایی هستیم. ما هم معدنی هستیم هم صنایع غذایی. यूएस जो है, उन्होंने कहा हिम्मती साहब ने कि नई सैंक्शंस और नहीं लगा सकता। और नजर ये आ रहा है ईरान की स्टॉक मार्केट में कि आज ईरान की स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे गई है। 6.1 मिलियन यूनिट्स आज बनाए हैं, जिसमें से 30,000 यूनिट्स की ग्रोथ देखी गई है। तो ये जो हो रहा है, ईरान के सामने अलग पिक्चर नजर आ रही है, यूएस की पिक्चर अलग नजर आ रही है। करेंसी शॉर्टफॉल जो हो रहा है, उसके हवाले से कहना यह था हिम्मती साहब का कि जी ये न्यूज़ का कमाल है कि जो ये बस बजाते रहते हैं चीज़ें, जो बोलते रहते हैं उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें ऊपर आती हैं मार्केट में। जाहिर है ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, डॉलर उनके हाथ में नहीं है, तो चीज़ें बाहर से जो चल रही हैं डॉलर के हिसाब से वो तो ऊपर जाएंगी। अब देखिए, करेंसी को लोग समझते हैं कि करेंसी ही डिटरमिन करता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है एक मुल्क की, और करेंसी खराब हो गई तो उसका मतलब ये है कि मुल्क तबाह हो गया। ईरान की करेंसी 2 मिलियन रियाल है $1 के, माना मैंने, माना यहां तक जो पहुंची है, जब 1.5 मिलियन थी, जब 1.9 मिलियन थी 2 दिन पहले तक, तो तब क्या हालात खराब नहीं थे? अभी तक जो ईरान सरवाइव कर रहा है 1.9 मिलियन तक, अगर 1.95 मिलियन तक उसने सरवाइव किया जंग के दौरान, तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि 2 मिलियन पे सरवाइव नहीं करेगा? क्योंकि देखें, ईरान की जो फॉरेन इंपोर्ट्स हैं वो जरूर महंगी हो रही हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन से, करेंसी की डिप्रिसिएशन से, मानी ये बात। लेकिन ईरान की जो अपनी प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज वो खुद बनाता है, जो प्रोडक्ट्स वो खुद बनाता है, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वो फॉरेन डिपेंडेंसी के ऊपर हो, वो इंपोर्ट्स के ऊपर हो। और 47 साल में ईरान ने अपनी रिसोर्स इतनी बना ली है, अपनी कैपेसिटी इतनी बना ली है कि ज़्यादातर चीज़ें वो खुद ही बनाता है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2 मिलियन रियाल का होने का, इसका कोई मतलब इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब पहले कहा जाता था कि सैलरी देने के पैसे नहीं है फौजियों को ईरान के पास, लेकिन यहाँ पे ईरान ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान कर दिया है, इफ्तिताह किया है अभी 1000 हाउसिंग यूनिट्स का मिलिट्री पर्सनल के लिए। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूएस के अगर अपने हालात देखे जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहेगा कि जी ईरान जो है वो तबाह हो गया, लेकिन वहां पे खुद उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 40-50 साल में जितना कम आज हुआ है उतना कभी भी नहीं था। और $40 ट्रिलियन उनका डेट जो है वो $40 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। पहले भी बता चुका हूं, $3 अरब रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं डेट फाइनेंस के लिए हर रोज। और बॉन्ड्स की सूरत हाल इतनी खराब है कि $4 अरब के बॉन्ड्स जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पे उनको खरीदा जाएगा। यूएस खुद खरीदेगा उनको। तो ये ऑपरेशन भी सितंबर से लॉन्च होने वाला है। कालीबाफ साहब ने बहरहाल बड़ा एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी
1 in 8 अमेरिकन जो हैं उनको भूख दरकार है, वो भूख से जो है वो उनको भूख है। 16 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो भी भूखे हैं यूएस के अंदर, वो रोज़ाना भूख होती है उनको। फूड इनसिक्योरिटी जो है वो हर काउंटी में है, अमेरिका के हर हिस्से में है। और नंबर्स आर नॉट फेक लाइक योर वर्ड्स, यू कांट कवर डिफीट्स विद फॉल्स गेम। झूठी बातों से तुम अपनी शिकस्त को जो है वो नहीं जीत में तब्दील कर सकते। नंबर जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। और नंबर्स में ऑब्वियसली भले बेसेंट आज ऐलान करने वाला है, बेसेंट ने पहले कह दिया था, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस का, उसने कह दिया था कि ईरान की मिलिट्री 100% तबाह हो चुकी है, हम जो है वो एक एंड गेम के अंदर आ रहे हैं। एट डॉन बिगिंस एन इकोनॉमिक डी डे, द सिंगल ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव एवर मार्शल्ड अगेंस्ट एन एडवर्सरी। मतलब ये जो पहले चीजें होती रही हैं जिनका सैंक्शंस ईरान के ऊपर पहले ही प्राइमरी और सेकेंडरी लगी हुई थी, अब नई कुछ इकदामात का ऐलान करने वाला है यूएस के ईरान के साथ वो कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? मेरी स्पेकुलेशन ये है कि सेकेंडरी सैंक्शंस और ज्यादा बढ़ेंगी और जो ममालिक ईरान के साथ बातचीत कर रहे होंगे ट्रेड के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, उनको रोका जाएगा। बैंक्स को भी सैंक्शन लगेगी और ज्यादा मेरे ख्याल में। और बेसेंट ने कह दिया है कि प्रेसिडेंट हैज क्रिएटेड कंडीशंस टू लेवरेज एवरी एजेंसी, एवरी अथॉरिटी एंड एक्शन मेनी अस्यूम्ड वी वुड नेवर समन। हर चीज मोबिलाइज हो रही है, हर चीज को लेवरेज किया जा रहा है, जो सोचा भी नहीं था लोगों ने जिस चीज के बारे में, वो भी हम करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ईरान की तमाम इकोनॉमिक लाइफलाइन को जो सस्टेन करती है, बेसेंट कहता है जो सस्टेन करती है इस टेरेनिकल रिजीम को, उसको हम ख़त्म कर देंगे। जब तक तेहरान जो है वो खड़ा हुआ है उसको हम ख़त्म कर देंगे। अब गरीब आबादी साहब जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि आप कह रहे हो कि जी ईरान की कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम दफन हो गया है, फिर भी लार्जेस्ट फाइनेंशियल अटैक इन हिस्ट्री, ये करने की क्या जरूरत थी कि आप सबको लेवरेज भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं? तो ये जीत है या हार की तस्लीम है? ये ऑपरेशन आप एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं? और हिम्मती साहब ने इस चीज को सिग्नल किया है। उन्होंने कहा कि और क्या सैंक्शन लगाओगे? सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं और क्या सैंक्शन लगाओगे? अमेरिकन प्रेशर जो है वो हमेशा नहीं चल सकता। मैं आपको ये पूरे इत्मीनान से बता रहा हूं, डॉक्टर हिम्मती कहते हैं कि ईरान से ज्यादा अमेरिका को इस सिचुएशन को खत्म करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज़ जो है वो बंद है। वो कह रहे हैं कि जी 400% इंक्रीज हुआ है, एक टैंकर से 3-4 टैंकर हो जाते हैं तो वो कहते हैं 400% इंक्रीज हुआ है। वो भी केपलर का डेटा अगर उठा के देखें तो उसमें सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, आपको भी पहले दिखा चुका हूं। और जाहिर सी बात है सऊदीया पे हमले हो रहे हैं अंसारुल्लाह हूतियों की तरफ से, एलाइज उनके जो हैं वो बड़े प्रॉब्लम में हैं। आज अंसारुल्लाह यमनियों ने जो है वो 1000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है एक टैंकर को। यूकेएमटीओ की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 1000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, यमन से वो दूर है। किस तरीके की कैपेबिलिटीज उन्होंने प्रिजर्व की हुई है ये तो देखें। 10 सऊदी टैंकर जिसमें से 9 VLCCs हमें नजर आ रहा है कि वो रीराउट करते हुए जा रहे हैं, वो सऊदीया में नहीं जा पा रहे, वो रीराउट करते हुए जा रहे हैं नीचे। फातिमा टैंकर का मैं पहले बता चुका था बाय द वे, लेकिन अब ये देखें वो रीराउट करते हुए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से होते हुए ऊपर जाएंगे, मेडिटेरेनियन से क्रॉस करते हुए फिर आगे निकलेंगे। मतलब किस तरीके की पोजीशन है। तेल का जो हाल है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व लोएस्ट पॉइंट पे है भाई। अगर तो चीजें खुली हुई हैं, हॉर्मुज़ खुला हुआ है, सब कुछ सही है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतना लोएस्ट पॉइंट पे कैसे नजर आ रहा है अगर चीजें बाहर निकल रही हैं हॉर्मुज़ से? और अब कनाडा को भी नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, कनाडा के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया कि जी जनवरी से मैं टैरिफ लगाना शुरू कर रहा हूं ऑटोमोटिव पार्ट्स के ऊपर और दूसरी स्टील के ऊपर 50% टैरिफ लगाने वाला हूं। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी गांडी कहता है कि नहीं भाई, ये तो बस पेंसिल से ये मुआहदा करते हैं और भरोसा जो है इनके ऊपर किया नहीं जा सकता। तो देखिए हालात ख़राब हैं और इसीलिए आसिम मुनीर साहब को भेजा है। जाहिर सी बात है, अभी रॉयटर्स की खबर आई थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बातचीत हो रही थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसमें से उनको ज़ाहिर है 3 सोर्सेज ने बताया रॉयटर्स को कि जी बातचीत हुई है और भेजा जा रहा है किसी तरीके से माहदे को दोबारा ज़िंदा करने के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान मीडिएशन का रोल जो है वो निभा रहा है और सबको पता है कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं तो वो कोई पैगाम लेके जा रहे हैं, किसी मीडिएशन एफर्ट के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मक्का अग्रीमेंट का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कोई फॉर्मल इन्विटेशन वहाँ पर नहीं आया है। और इस्माइल बकाई जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्लियर कर दी ये बात कि जी मक्का मुआहिदा जो है वो उसकी इन्विटेशन नहीं आई है। पाकिस्तान और जो तुर्किया और तमाम ममालिक से हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हम उनके साथ अलग से बात कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। मक्का अग्रीमेंट हाउएवर इसके अंदर कोई बातचीत नहीं हो रही। तो जाहिर है वो जो आए हैं वो बयान लेके आए हैं, पैगाम लेके आए हैं, वरना ईरानियों को अगर ज़रूरत होती तो ईरानी जाते पाकिस्तान के, जी हमारे लिए आप बात करें आगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई नई बात करनी है ईरान के साथ। मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, हालात वहाँ पे जो है वो, उसने पहले ही कह दिया है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी हार गई तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा, पहले ये बात हो चुकी है। तो यहाँ पे
ये जो हो रहा है, और ईरान की सूरत में जो आपने देखा है कि इराक के साथ बातचीत चल रही है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर और हाई डेलीगेशन आई हुई है, उनके साथ अलग बातचीत चल रही है, वो रिलेटेड नहीं है यूएस के इशू के साथ, अकॉर्डिंग टू इस्माइल बकाई। और वहाँ पे जो है वो ईरान काम कर रहा है, हॉर्मुज़ का एक नया रूट जो है वो लॉन्च करने पे बिल्कुल आगे आ चुका है। मेरी मालूमात के मुताबिक फाइनलाइज हो चुकी हैं सारी चीज़ें, बस डिक्लेयर करना बाकी है, जिसमें यूएस जो है वो बैक एंड पे प्रेशर डाल रहा है कि ऐसा ना करो। तो अभी अगर होता भी है तो वो क्या करेंगे यार? मतलब इसमें तो कोई इसमें तो कोई बातचीत ही नहीं है कि क्या कर सकते हैं, 47 ईयर से जो नहीं हुआ। बहरहाल कोई रियायत नहीं होगी। ईरान ने कह दिया है कि जो मुल्क साथ देगा अमेरिका का इन इकोनॉमिक मेजर्स में, वो हमारा दुश्मन कंसिडर किया जाएगा। इस्माइल बकाई ने ये बात दोबारा रीअफर्म किया है। मेजर जनरल हतमी का बयान है कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान 20 पीढ़ियों तक भी लड़ेगा, 20 जनरेशन तक, मतलब 400-500 साल आप लगा लें, 20 पीढ़ियाँ बहुत टाइम होता है। तो 20 पीढ़ियों तक भी हम लड़ेंगे, 20 जनरेशन तक भी हम लड़ेंगे। यूएस और इजराइल कुछ नहीं कर पाए, हम ईरान को टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कहना था ईरान के जनरल हतमी का। और आगे अगर बात करें कि इसका मतलब क्या है कि ईरान दुश्मन कंसिडर करेगा उन ममालिक को जो इकोनॉमिक टर्म्स में जो है वो साथ देंगे यूएस का, तो जाहिर सी बात है इसमें नज़र ये आ रहा है कि आगे जाके एक पूरा रीजनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, जहाँ पे कंट्रीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है कि या तो वो यूएस के साथ हैं या तो वो ईरान के साथ हैं। ये सिचुएशन इस नहज पे अब दुनिया आ गई है। और आगे जाके अगर ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ के ऊपर, यूएस डॉलर क्योंकि अपनी मोनोपोली जो बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, वो रशिया और चाइना को भी किसी तरीके से इम्पैक्ट करती है, तो हो सकता है कि दुनिया एक ऑल्टरनेट करेंसी के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाए। पहले भी हमने देखा कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी बन रही थी, हो सकता है कि उसको लॉन्च कर दिया जाए और कंट्रीज जो हैं, क्योंकि चाइना तो नहीं फेस करेगा ना, चाइना को तो बर्दाश्त नहीं होगा कि यूएस जो है उनके ऊपर और ज़्यादा तंगी करे, और चाइना ही ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ज़्यादातर इंपोर्ट्स जो होते हैं वो चाइना से ही होते हैं, और चाइना और ईरान अपनी करेंसी में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ इतना ज़्यादा करने की कोशिश होती भी है तो ममालिक को चूज़ करना पड़ जाएगा कि जी आप यूएस के ब्लॉक में हैं या आप चाइना, ईरान, रशिया, इन ममालिक के ब्लॉक में हैं। और दुनिया जो है वो उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है मुझे, जहाँ पे डी डॉलराइजेशन जो है वो तेज़ी से स्टार्ट होगी और डॉलर का कॉन्फिडेंस जो है वो तेज़ी से उठेगा, क्योंकि ममालिक के पास कोई चॉइस नहीं होगी। और अब दुनिया यूएस के ऊपर कितना भरोसा कर सकती है, ये भी एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है। आगे ये भी बयानात आए हैं ईरान की तरफ से, और इंटरव्यूज़ में ये नज़र आ रही है बात कि ईरान के एयर डिफेंसेस 85% प्रिजर्व हैं। फरवरी 2026 से जो हालत, जो सूरत हाल बनी थी, उससे भी ज़्यादा मिसाइल्स अभी ईरान के पास हैं। और कहा यह गया है कि ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। कल की लाइव के सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं ईरान के पास, जिसमें वो अपनी मिसाइलें और दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। तो रज़ाई साहब पहले ही कह चुके थे कि भाई दुश्मनी हो जाएगी सबसे। यूएई का हमने पहले ही देख लिया, वो जालियाँ वालियाँ लगा रहे हैं, अब उससे क्या होगा, वो जो मैश वो लगा रहे हैं उससे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैटेलाइट इमेजरी ने कंफर्म तो कर दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइलें तो वो नहीं रोक सकते, भले ड्रोन से जो है वो कोई असरात जो हैं वो कम पड़ें। लेकिन किसी के ऊपर रियायत नहीं है, ईरान का कहना ये है। और बल्गेरिया के हिसाब से भी उन्होंने कह दिया है इस्माइल बगाई साहब ने कि बल्गेरिया से भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, रिफ्यूलर उड़ रहे हैं। जो भी मुल्क रिफ्यूलर देगा वो ईरान का राइट है कि ईरान उसके ऊपर रिटेलिएट करे, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वो ईरान के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बगाई साहब ने और भी बातें की। उन्होंने सीरिया के हवाले से भी कहा कि सीरिया के हम कंडेम करते हैं, इसराइल का सीरिया के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही थी उसको हम कंडेम करते हैं। और ईरान, जाहिर है आगे जाके ईरान ने बोला है कि पॉलिसी हमारी एक ही रही है। आगे तुर्की और सीरिया के मामला जो चल रहे हैं उसमें भी पता है कि इसराइल के साथ जो हुआ था पहले अल ज़हूर बेस पे, उसमें भी सामने आ गया है कि सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं इसराइल के साथ, उनकी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो रिकन्सिडर हो रहे हैं। तो ऐसी कोई थ्रेट वहाँ पे बन नहीं रही। फिर भी जाहिर सी बात है, लोग बोलते हैं कि जी तुर्की के साथ जो है वो कुछ हो जाएगा इसराइल का आगे जाके। तुर्की आराम से इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है अगर वो सेहान के थ्रू, जो बीटीसी पाइपलाइन जो आ रही है अज़रबैजान के थ्रू, जो सेहान पोर्ट पे तेल उतरता है, जो इसराइल जाता है, एश्केलॉन, हाइफा जाता है, अगर वो बीटीसी पाइपलाइन को बंद कर देते हैं तो उनका तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन बातचीत तक ही अभी तक चीज़ें चल रही हैं, कोई आगे एक्शनेबल चीज़ नहीं आ रही। ईरान बहरहाल जो है वो कह रहा है कि हम खड़े रहेंगे। पेज़ेश्कियान साहब का भी नया बयान आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो है, हमारी ज़िम्मेदारी है चीज़ों को सँभालना। हाँ, प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा ईरान के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई ईरान में बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान जो है बस ख़त्म हो गया और सब कुछ तबाह हो गया, वरना हम ये सूरत हाल नहीं देख रहे होते जो सूरत हाल अभी हो रही है कि अभी मुआहदे के लिए आगे पुश किया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर से बातचीत हो रही है, अब्बास अराग़ची साहब से बातचीत हो रही है, पेज़ेश्कियान साहब से बातचीत हो रही है, हाई ऑफिशियल से बातचीत हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं हो रही होती अगर सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में होती। मार्केट्स ने रिएक्ट करना छोड़ दिया है,
तेल की सिचुएशन आप सबको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था। मार्केट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को। अगर स्कॉट बेसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता भी है तो शॉर्ट आपको मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आपको नज़र आएगा कि हाँ, मार्केट्स में जो है वो आपको नज़र आएगा, झोल होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वैसे ही जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को, तो वो दोबारा उसी पे रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी जब तक मैच नहीं करती, नंबर्स जब तक मैच नहीं करते बयानात के साथ, तब तक जो है वो चीज़ें फिक्स स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ पाती। और ईरान जो है वो भले हार्ड टाइम्स देखे, लेकिन ईरानियों का कहना ये है कि वी विल स्टैंड आवर ग्राउंड। और ज़ाहिर सी बात है, अब कोई नई चीज़ आती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। मेरे ख्याल में तंगी जो है वो बढ़ने वाली है। बैंक्स को भी सैंक्शन किया जाएगा, यूएई की तरह तमाम ट्रेड रिलेशंस जो है वो बंद करने की बात होगी ईरान के साथ। दूसरे ममालिक से बोला जाएगा कि जी आप बंद करें। तुर्की के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, चाइना के ऊपर फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ रहा, और पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाएगा, इराक के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाएगा, और ये सारी सूरत हाल आगे डेवलप हो सकती है। जंग जो है वो मेरे ख्याल में, मैंने आपको बताया था कि लंबी चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ पुश हो रही हैं दोनों कंट्रीज़, कुछ ना कुछ करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो डिसाइड किया हुआ है कि कुछ ना कुछ अब करना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन बातचीत में मुझे नहीं लगता कि ईरान, क्योंकि ईरान पहले कह चुका है कि जी आपने कंडीशंस पूरी करनी है इस्लामाबाद एमओयू की, कंडीशंस अगर आप पूरी कर लें तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि यूएस जो है वो किसी भी तरीके से अपनी डिफीट नहीं दिखाना चाहेगा, तो टेम्परेली अगर वो कह भी दें कि चलें हम आ रहे हैं, ठीक है जी, मिड टर्म इलेक्शंस गुजर जाएं तो ठीक है जी हम लोग आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके दोबारा फिर सूरत हाल दोबारा ख़राब हो जाएगी। ये मेरी नज़र है। तो जी चीज़ें देखते हैं कि सरफ जाती हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा अपडेट के लिए हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।